हाय एवरीवन। तो कल जो हमने क्लास ख़त्म की थी वो ख़त्म की थी ग्रेड ऑफ कंक्रीट। कल मैंने बताया था ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन कौन सी हैं, कोड ने कौन कौन सी ग्रेड किस किस तरीके से बताई, कौन सी कंक्रीट किस ग्रेड के अंदर आती है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक है एक्सपोजर कंडीशंस। एक्सपोजर कंडीशंस का कहने का मतलब है कि जो हमारी कंक्रीट होती है, अपने जो कंक्रीट का कोई मेंबर है, कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर है, वो अपने पूरे लाइफ टाइम में किस एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्सपोज करेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे घर की जो स्लैब होती है, जो छत होती है, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो पूरा का पूरा टाइम ज़्यादातर या तो फिर गर्मियों में धूप में रहेगी, या सर्दियों में थोड़ा थोड़ा ओस वगैरह पड़ती है वो रहेगी। अगर सेम टू सेम चीज़ हम बात कर लेते हैं हिमाचल की साइड, वहाँ पे अगर हम आरसीसी का कुछ बनाते हैं तो वो पूरे टाइम कहाँ, वहाँ पर पूरा कोल्ड एरिया रहता है, तो वो ठंड के साइड ज़्यादा रहेगी, वहाँ पे पूरा ठंडी ठंड रहेगी। बात करते हैं अगर हम मुंबई की, मुंबई अगर वो भी मुंबई के कोस्टल एरिया के साइड की, वहाँ पे अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो हमें पता है ज़्यादातर क्या रहेगा कि वहाँ पे जो कोस्टल एरिया की जो मिट्टी है, वो मिट्टी में मतलब जो सॉइल होती है उसमें सल्फेट की मात्रा होती है, जो पानी होता है उसमें नमक बहुत होता है, और जो एयर होती है वो उसमें भी साल्ट कंटेंट करके रखती है। तो ये जो सारी चीज़ें, तो हर जो कंक्रीट स्ट्रक्चर होगा अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स या जो केमिकल्स हैं उनकी वजह से अलग अलग तरीके से अफेक्ट होगा। तो इस वजह से कोड ने क्या किया है, कुछ कंडीशन डिस्क्राइब किए हैं। कंडीशन कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर मेरा है कि हो सकता है कि बिल्कुल माइल्ड हो। माइल्ड कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर ना तो भी किसी इन्वायरमेंट के अफेक्ट में है, जैसे घर के अंदर की कोई बीम है जो ना तो उस पर कोई धूप आती है, ना उस पर कोई बारिश का असर पड़ता है, तो उस कंडीशन को कोड ने क्या कर दिया, माइल्ड कंडीशन में लिख दिया कि इसको हम कहेंगे कि माइल्ड एक्सपोजर में है। सेम टू सेम जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, हम कंडीशन को माइल्ड से मॉडरेट से हम सीवियर, सीवियर से वेरी सीवियर, और वेरी सीवियर के बाद हम कहाँ पे लेके जाएंगे, एक्सट्रीम पे। तो जिस जिस तरीके की कंडीशन में वो जो हमारा कंक्रीट का मेंबर एक्सपोज होता है, उसी हिसाब से हमने कंक्रीट की ग्रेड जो बता दी है कि मिनिमम उस एक्सपोजर में या उस एनवायरनमेंट में हम कम से कम इतनी ग्रेड की कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे या प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर उससे अगर हम कम ग्रेड की कंक्रीट प्रोवाइड करते हैं तो वो डिग्रेडेड हो जाएगी, और पूरा स्ट्रक्चर की जितनी ड्यूरेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो उतने टाइम तक नहीं रहेगी जितना हमने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया। तो कोड कहता है कि एज पर एक्सपोजर कंडीशन तुम्हें जो ग्रेड प्रोवाइड करनी है कंक्रीट की, कम से कम इतनी प्रोवाइड करनी है जितनी कोड ने गिवन की है। सिर्फ हमें ग्रेड ही वो नहीं प्रोवाइड करनी है जो कोड ने दी, उसके अलावा कोड ने क्या किया, जो हमें मिनिमम कवर भी प्रोवाइड करना है। कवर क्या चीज़ है वो इससे अगले मतलब इस टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम कवर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो कोड ने दोनों चीज़ बताया कि एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से हमें अपना मिनिमम ग्रेड भी बदलनी है, कि अगर जहाँ एक्सपोजर ज़्यादा है, जहाँ पर कठिन परिस्थितियाँ हैं जो कंक्रीट के लिए को ख़राब कर सकती है, डिग्रेडेड कर सके, उस जगह हमें अच्छी स्ट्रेंथ की कंक्रीट प्रोवाइड करनी है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, इंक्रीज़ करना है। जहाँ नॉर्मल कंडीशन है, वहाँ पे एनवायरनमेंट का इतना अफेक्ट नहीं है, जैसे कंक्रीट डिग्रेडेड हो, वहाँ पे हम लो स्ट्रेंथ की कंक्रीट प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम कवर के लिए है, जहाँ कंडीशन हल्की हो, जहाँ डिग्रेड नहीं हो रही है कंक्रीट, वहाँ पे कवर हम क्या है, कम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कंक्रीट डिग्रेडेड नहीं हो रही है तो जो उसके अंदर रेनफोर्समेंट है वो डिग्रेड नहीं हो रहा, तो रेनफोर्समेंट भी डिग्रेड नहीं होता, तो हम कवर को क्या कर सकते हैं, कम प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर जहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर है आ रहा है, जो कंक्रीट जहाँ ख़राब हो रही है, तो वहाँ पे हमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कवर भी थोड़ा इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बाई चांस अगर कंक्रीट डिग्रेडेड होना शुरू होती है तो वो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं या जो कंटेंट है, जैसे सल्फेट, फ्लोराइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रोसेस होती है कार्बोनेशन, वो अगर कंक्रीट के वर्ड्स में होकर क्योंकि कंक्रीट पोरस मटेरियल वैसे तो दोनों तरह का होता है, परमिएबल इम्परमिएबल। अगर हम कोशिश करते हैं कि हम कंक्रीट हो इम्परमिएबल रहे, इम्परमिएबल का कहने से मतलब है कि उसके अंदर वर्ड्स ना हो, जिससे हवा पास हो सके, पानी पास हो सके, तो ये है। तो जितना परमिएबल कंक्रीट रहेगी उतना अच्छा रहेगा। तो यही है कि वहाँ से अगर कंक्रीट परमेबल रहेगी तो उसमें से ये सारी हार्मफुल कंटेंट पास आउट होते जाएंगे, और उसके बाद वो क्या, जो अंदर सरिया है, रेनफोर्समेंट है, स्टील है, उसको जाके अफेक्ट करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे, तो ओवरऑल जो ड्यूरेबिलिटी है स्ट्रक्चर की, वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लोग बात करते हैं कि कोड ने
कौन कौन सी कंडीशन बताई हैं और क्या बताई हैं। तो जो सबसे पहले ये जो चीज़ उस कोड ने डिस्क्राइब की है वो की है अपने क्लॉज नंबर 8.2.2.1। तो एक क्लोज नंबर है, तो मैं पेज नंबर 18 पे मिल जाएगा। उसमें उसने कहा दी जनरल इन्वायरमेंट टू विच द कंक्रीट विल बी एक्सपोज ड्यूरिंग इट्स वर्किंग लाइफ, मतलब पूरी लाइफ टाइम में जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है मेंबर में जो एक्सपोज रहेगा जिस इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से कोड ने डिस्क्राइब किए 5 कंडीशन डिस्क्राइब किए। माइल्ड, मॉडरेट, माइल्ड हो गई एक, मॉडरेट हो गई एक, सीवर हो गई, वेरी सीवर हो गई, एक्सट्रीम हो गई, ये सारी कंडीशन डिस्क्राइब की हैं। तो टेबल नंबर 3 है, इसको पढ़ लेते हैं। टेबल क्या कहती है? टेबल कहती है आपका अरे इसे मिटा देते हैं कि माइल्ड कंडीशन के अंदर कौन कौन से आएंगे। माइल्ड कंडीशन में पहला कह रहा है कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वेदर और एग्रेसिव कंडीशन, मतलब ऐसा मेंबर है या कंक्रीट का वो मेंबर जो एनवायरनमेंट में मतलब एनवायरनमेंट पे उसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। जैसे कि वही घर के अंदर का बीम हो गया, कुछ भी हो गया, जो अंदर की साइड का कॉलम होता है वो हो गया, उस पर ना रेन का इफेक्ट पड़ता है, ना किसका धूप वगैरह का, ना कोल्ड का, किसी का इफेक्ट नहीं करता। और ये जो शेल्टर्ड फ्रॉम रेन, जो रेन से बचा दिया गया है, ऐसा जो भी मेंबर होगा, तो ऐसे जहाँ मेंबर होंगे तो हम उनको किस कंडीशन के अंदर रखेंगे माइल्ड कंडीशन के अंदर। वहाँ में जो ग्रेड प्रोवाइड करनी है कंक्रीटिंग की वो कम से कम M20 प्रोवाइड करनी है, उससे कम ग्रेड नहीं प्रोवाइड कर सकते। और जो कवर होना चाहिए वो कितना हो चाहिए 20 mm। ये जो 2 कंडीशन है मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी जब माइल्ड कंडीशन हो। अगर कंडीशन मॉडरेट होती है, मॉडरेट कंडीशन के अंदर क्या आता है, कोड ने क्या डिस्क्राइब किया है, तो कोड कहता है कि एक्सपोज टू रेन बट शेल्टर्ड फ्रॉम सीवर रेन, मतलब रेन तो पड़े उस पर, ऐसा स्ट्रक्चर जैसे कि हम बात कर लेते हैं कोई भी ऐसी लोकेशन जहाँ पे बारिश पड़ती हो पर इतनी तेजी से नहीं पड़ती हो कि वो स्ट्रक्चर को अफेक्ट करे, बारिश हो पर काफ़ी सीवर ना हो, मतलब बहुत तेज तरह की बारिश ना हो। तो ऐसी जगह हम क्या उसे मॉडरेट कंडीशन के अंदर रखते हैं। कंटिन्यूसली अंडर नॉर्मल वाटर, कोई भी स्ट्रक्चर वो वाटर के अंदर हो। अब वाटर यहाँ नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर कहने का मतलब है जो उसका पीएच रेशियो है या जो पीएच वैल्यू होती है वो स्पेसिफाई लिमिट के अंदर होती है 6 से 8 के बीच में, जो हमारे कंक्रीटिंग को भी नहीं इफेक्ट और ना रेनफोर्समेंट किसी को भी क्या नहीं करती, इफेक्ट नहीं करती, मतलब कोई रिएक्शन नहीं करती है जिससे हमारा स्ट्रक्चर डिग्रेडेड हो। तो नॉर्मल भी वाटर के अंदर अगर मेरा वो कंक्रीट मेंबर या स्ट्रक्चर रह रहा है तो भी वो कंडीशन किसके अंदर आएगी, मॉडरेट के अंदर। अगला उन्होंने कहा है कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड टू सैचुरेटेड साल्ट एयर इन कोस्टल एरिया। कोस्ट मतलब कहने का मतलब ये जो कंक्रीट की सरफेस है, कंक्रीट का जो मेंबर है वो कोस्टल एरिया में से क्या बचा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मेरा जो मेंबर है वहाँ पे मुंबई में अगर मैं बात करता हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे बारिश नहीं है, बारिश हल्की है, पर वहाँ पे जो कोस्टल एनवायरनमेंट है वहाँ पूरा साल्टी जो नमक है, पानी भी वो ऐसी है, तो उस कंडीशन के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उससे मेरा सेफ होना चाहिए। तो वो अगर ऐसा नहीं है उसमें कोस्टल एरिया के पास नहीं है तो वो मॉडरेट कंडीशन कहेगा। कंक्रीट इन कॉन्टैक्ट बरीड अंडर नॉन एग्रेसिव सॉइल और नॉन अंडर ग्राउंड वाटर। कहने का मतलब है देखो ग्राउंड वाटर और जो सॉइल होती है दोनों में जनरली जो एक सबसे हार्मफुल कंटेंट होता है, जो इंटीग्रेडिएंट्स होता है, जो कंपाउंड होता है, केमिकल होता है, वो होता है मेरा सल्फेट। सल्फेट सॉइल में भी होता है SO3 की फॉर्म में। जो सल्फेट हमारा सॉइल में होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, SO3 की फॉर्म में होता है, जो जनरली मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जो अगर इस फॉर्म में होगा तो वो रिएक्ट करेगा कंक्रीट के साथ, फिर वो पूरा ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, वहाँ क्रैक पैदा हो जाएंगे, वो अपनी रिएक्शन करेगा। ये जो सारे रिएक्शन है कौन कौन से कंटेंट है, जैसे क्लोराइड और कार्बोनेशन जो एक प्रोसेस हो, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, ये सल्फेट क्या इफेक्ट करता है, इसका मैं एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाऊंगा कि ये किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, उन रिएक्शनों की वजह से कंक्रीट कैसे रिएक्ट करती है, कभी स्वेलिंग हो जाती है कंक्रीट के अंदर, और ये जो पूरी प्रोसेस है किस तरीके से इसका रिएक्शन होता है, इसके लिए पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाएंगे। बस इतना समझ लो भी कि हार्मफुल होते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से फॉर्म है। तो जो नॉन एग्रेसिव सॉइल कौन सी होती है जिसमें ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स ना हो जैसे सल्फेट, और ऐसी जो नॉन एग्रेसिव अंडरग्राउंड वाटर कौन सा है जिसमें क्या है ऐसे केमिकल्स ना हो या कंपाउंड ना हो जो कंक्रीट के साथ रिएक्ट करें और उसको क्या करें, इफेक्ट करें। ठीक है।
अगली बात करते हैं जो तो ऐसे जितने भी तीनों चारों कंडीशन बताई हैं, अगर इनमें से कुछ भी है तो वो हमारा जो कंक्रीटिंग मेंबर है वो किसके अंदर है, मॉडरेट कंडीशन के अंदर आएगा। और जहाँ मॉडरेट होगी तो वहाँ पे मुझे जो ग्रेड प्रोवाइड करनी पड़ेगी कंक्रीट की वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, M25, और जो जगह कवर होना चाहिए वो कम से कम कितना होना चाहिए, 30 mm का। इससे कम मुझे कवर प्रोवाइड कर नहीं सकता। अब ये कवर प्रोवाइड करने का रीज़न यही है कि मुझे रेनफोर्समेंट को बचाना है। चलो ये फर्दर चीज़ है, आगे डिस्कस करेंगे, आने दो। अगली बात आती है हमारी अगला कंडीशन होती है सीवर। सीवर कंडीशन कहने का मतलब है मेरा कि सीवर कंडीशन में कौन कौन से एनवायरनमेंट आ रहा है, किस तरीके से एनवायरनमेंट में एक्सपोज होते हैं वो पढ़ते हैं। एक्सपोज टू सीवर रेन मतलब रेन इतनी तेज़ी से पड़ती है, बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है, जो इंटेंसिटी होती है रेन की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी अगर कंडीशन हो, अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग विद वाटर मतलब ऐसी जगह वहाँ पर 4 दिन बारिश हो रही है, फिर 4 दिन धूप निकल गई, फिर बारिश हो रही, फिर मतलब जो कंक्रीट का मेंबर है वो अल्टरनेट हो रहा है, कभी गीला हो रहा है कभी सूख रहा है, तो ऐसी कंडीशन हो। एक्सपोज टू कोस्टल एनवायरनमेंट इन सी कोस्टल एरिया मतलब अगर स्ट्रक्चर जैसे कोस्टल एरिया में जो समुद्री किनारे या उधर जहाँ पे जो पानी इस तरीके का होता है कोस्टल एरिया में अगर बिल्ड है स्ट्रक्चर, तो वहाँ के एनवायरनमेंट की हवा में और जो धूप है उसमें या फिर उसके बारिश में अगर एक्सपोज होता है तो वो स्ट्रक्चर भी हमारे सीवर कंडीशन के अंदर आएगा। तो कंक्रीट इमर्स एंड कम्प्लीटली अंडर सी वाटर, या ऐसी कंक्रीट जो पूरी की पूरी किसी पानी के अंदर हो। कौन से पानी के अंदर, सी वाटर के अंदर हो। तो अगर इन चारों में से कहीं भी स्ट्रक्चर में बन रहा, अगर इन चारों कंडीशन के अंदर मेरा कहीं भी स्ट्रक्चर बनने जा रहा है तो वहाँ पे जो मुझे मिनिमम ग्रेड प्रोवाइड करनी है M30 करनी है, और जो कवर प्रोवाइड करना है 45 mm का कवर प्रोवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे जो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कंक्रीट इमर्स कम्प्लीटली अंडर सी वाटर। मान के चलो मैं कोई ब्रिज बना रहा हूँ, और वो ब्रिज बना रहा हूँ कोस्टल एरिया में, वहाँ पे मैं जो पाइल्स हैं, पाइल्स कहने का मतलब ये मेरा पूरा ब्रिज दिखाता हूँ। ये मेरा पूरा यहाँ पे मेरा ब्रिज बनना है, एक एंड ये है और एक एंड ये है। इसके बीच में जो ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए जो कॉलम की तरह डाले जाते हैं, मैंने यहाँ पे क्या डाल रखे हैं, पाइल्स डाल रखे हैं। अब जो ये पाइल्स हैं ये पूरे क्या है, पानी के अंदर हैं। अगर मैं बात करूँ ये पानी के अंदर है, तो ऐसा स्ट्रक्चर ये जो RCC का ये वाला मेंबर है, ये वाला पार्ट है, ये तो पानी के अंदर है। तो ये जो वाला पार्ट है तो मुझे बनाना होगा वहाँ, मुझे वो किस कंडीशन के अंदर है, सीवर कंडीशन कह रहे हैं। तो उस जगह मुझे जो मिनिमम ग्रेड देनी पड़ेगी कंक्रीट की वो M30 देनी पड़ेगी, और जो कवर देना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, 45 mm का देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों प्रोवाइड, ऐसा रीज़न इसलिए क्योंकि पानी कंटेन करके रखता है साल्ट कंटेंट, सल्फेट कंटेंट करके रखता है। वो क्या करता है, उसके साथ कंक्रीट के साथ रिएक्शन करता है। वही वाली प्रोसेस है, वो प्रोसेस बतानी है तुम लोगों को, वो बताते हैं, तो वो रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये जितना भी स्ट्रक्चर जो इस कंडीशन के आएंगे तो वो किसके अंदर आएंगे, सीवर कंडीशन के अंदर हमें उन्हें पुट डाउन करेंगे। अगला है हमारा वेरीसीवर। वेरीसीवर कहने का मतलब क्या है, वेरीसीवर के अंदर कौन कौन सी कंडीशन आते हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे, देखो एक है कि सी वाटर के अंदर है, जो हम सीवर कंडीशन में अभी क्या पढ़ रहे थे, सीवर कंडीशन में पढ़ रहे थे इमर्स कंप्लीटली अंडर सी वाटर। अब वेरी सीवर के अंदर क्या है, एक्सपोज टू सी वाटर। देखो ऐसा स्ट्रक्चर जो सी वाटर के स्प्रे मतलब पानी की छींटे या कुछ इस तरीके से पानी उछल के किसी भी फॉर्म में किसके स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ता रहे, तो उसके बारे में बात कर रहा है। अब ये मैंने वेरी सीवर कंडीशन के अंदर रखा है, जबकि जो ऊपर मेरा सीवर कंडीशन के अंदर वो रखा है जो मेरा पानी पूरा कंप्लीटली समुद्र के अंदर। अब तुम एक बात बताओ कि मेरा जो 2 मेंबर है कंक्रीट, एक पे क्या है स्प्रे पड़ रही है किसकी, सी वाटर की, एक पे क्या है सिर्फ क्या हो रहा है, मेरा पानी पूरा सी वाटर के अंदर है। अब सी वाटर के अंदर तो वही जो सल्फेट है वो इंटीग्रेडिएंट्स है जो हार्मफुल है कंक्रीट के लिए। अब जब वो स्प्रे पड़ेगी उसके ऊपर जो मेरा बाहरी स्ट्रक्चर है, अगर देखो इस डायग्राम से कर लेते हैं, डायग्राम बना के बता देता हूँ। हाँ, एक मेरा स्ट्रक्चर ये रहा, एक मेरा स्ट्रक्चर मान के चल लो कोई कॉलम है ये रहा। यहाँ पे क्या है, इस पे इसके छींटे पड़ रहे हैं किसके, सी वाटर के। यहाँ पे क्या है, ये पूरा पानी के अंदर है। ठीक,
अब दोनों में से इसको मैं किसके अंदर रखा है, इसको सीवर कंडीशन के अंदर रखा है, इसको वेरी सीवर कंडीशन के अंदर रखा है। वेरी सीवर के अंदर रखने का मतलब है कि ये मेरी ज़्यादा क्रिटिकल है, ये मेरी ज़्यादा हार्मफुल हो रही है, सी वाटर स्प्रे इस कंक्रीटिंग को ज़्यादा डिग्रेड कर रहा है इस मुकाबले इसके। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जब मेरा सी वाटर के अंदर कोई पानी मतलब जो स्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर सिर्फ क्या क्या पड़ेगा, सिर्फ उसके अंदर क्या साल्ट है, सल्फेट अफेक्ट करेगा, कोई अदर इंटीग्रेंट है वो इफेक्ट करेगा, जो मेनली तो सल्फेट ही होता है वो इफेक्ट करेगा और इसे डिग्रेडेड करेगा, सिर्फ अकेला अगर बात करें सल्फेट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ मेरा क्या है, सी वाटर की वजह से स्प्रे होंगे, पानी की छींटे होंगे, जो भी होगी वो पड़ेगी, तो एक तो सल्फेट तो अफेक्ट करेगा ही करेगा ऐसे स्ट्रक्चर। उसके साथ साथ जब पानी हटेगा, पानी के हटने के बाद क्या रहेगा, वहाँ सूखा हवा होगी, कोस्टल हवा होगी, जो हवा चलेगी। अब वो एयर तो सॉल्ट कंटेंट करके रखते हैं, उसके साथ साथ एयर में क्या होता है, CO2 होता है। तो वो जो CO2 क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये जो कंक्रीटिंग के पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब जो परमेबल कंक्रीट नहीं होती है, तो 100% तो नॉन परमेबल कोई नहीं है, तो परमेबल जो कंक्रीट होती है उसके पोर्स से अंदर होता है वो चला जाता है, वहाँ वो रिएक्ट करता है, वहाँ एक प्रोसेस होती है कार्बोनेशन, वो कार्बोनेट बनाता है और CO3 करके वो बनाता है। उसके कारण क्या आता है, उसमें स्वेल करने की कोशिश करता है, एक्सपेंड होने की कोशिश करती है, जिसके जो कंक्रीट तो एक्सपेंड हो ही नहीं सकते क्योंकि उसकी टेंशन स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा डिग्रेडेट होने लगता है। अब इस जगह मेरा क्या है, जो दो चीज़ इफेक्ट कर रही है, एक तो सल्फेट इफेक्ट कर रहा है जो सी वाटर स्प्रे की वजह से, और एक एयर की वजह से क्या इफेक्ट कर रहा है, इसमें कार्बोनेशन प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे सिर्फ क्या सल्फेट इफेक्ट कर रहा है, इस वजह से ये जो सी वाटर स्प्रे वाला है ये मेरा क्या वेरी सीवियर कंडीशन के अंदर रखा है और ये मेरा सीवियर कंडीशन के अंदर रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आना चाहिए कि कोड में ये डायरेक्टली जो लैंग्वेज होती है थोड़ी टफ होती है समझना, पर पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे अगर ऐसी कंडीशन है तो वो ज़्यादा हार्मफुल है उसके मुकाबले जो सी वाटर के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर रखा हो, ठीक है। दूसरी वेरी सीवियर कंडीशन के अंदर क्या था, इन कॉन्टैक्ट विद अंडरग्राउंड एग्रेसिव सबसॉइल। एग्रेसिव सबसॉइल वही हार्मफुल इंटीग्रेडिएंट्स या जो कंपाउंड हैं जैसे कि सल्फेट या कोई अदर, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो किसके, जो कंक्रीट जैसे फुटिंग है, फुटिंग के नीचे अगर मैं PCC लेयर ना डालूँ फिर भी वो मॉइस्चर के थ्रू क्या चला जाता है, सल्फेट कंक्रीट में अंदर, जैसे PCC लेयर के थ्रू चला गया, फिर उसके बाद क्या वो जो फाउंडेशन उसमें होकर फिर भी अगर परमेबल है मेरे कंक्रीट तो भी जाने के वो क्या रखता है, अपनी काबिलियत रखता है किसके थ्रू, मॉइस्चर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ठीक। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जो सॉइल या वाटर है जो बॉटम पे है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो कंटेंट करके रखता है सल्फेट वगैरह ऐसे हार्मफुल इंटीग्रेंट, तो वो भी किसके अंदर आएगा, वेरी सीवियर कंडीशन कहेंगे। एक्सपोज टू सीवर फ्रीजिंग। अब देखो ये जो सीवर फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग मतलब ये है कि देखो मेरा कोई ये मेरा बीम है, इसके अंदर मतलब ये कंक्रीट के RCC की बीम है या बीम है, कॉलम है, कुछ भी कह लो, ये जो कंक्रीट से बनी हुई है, कंक्रीट से मिलके बनी हुई है। कंक्रीट मैंने बताया परमिएबल होती है, उसके अंदर वॉइड्स होते हैं, ठीक है। जब वो अपना हाइड्रेशन वगैरह की क्रिया करता है, कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसमें फिर भी वॉइड्स रह जाते हैं, मतलब वो हाइड्रेशन क्रिया के मतलब पानी ले लेता है, हम तराई करते रहते हैं, क्यूरिंग करते रहते हैं, पानी फिर भी ले लेता है। उसके बाद क्या होता है, अगर मेरा स्ट्रक्चर ऐसी जगह पे है जहाँ तापमान जो टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, अगर जो मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया मतलब पानी बर्फ़ बनेगा, और अगर मेरा पानी बर्फ़ बना तो अगर मेरा पानी की वॉल्यूम मेरे जो होती है नॉर्मल वो कम होती है, और जैसे ही वो बर्फ़ बनती है तो वॉल्यूम क्या होती है, बढ़ जाती है। ये तुमने भी देखा होगा, अगर हम कभी भी फ्रिज में बर्फ़ जमाएं तो जितना पानी होता है उससे जो बर्फ़ बनती है वो थोड़ी ऊपर ही निकली रहती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा नेचुरल है कि जो पानी है जैसे ही बर्फ़ बनता है वो उसकी जो वॉल्यूम है क्या है, इंक्रीज़ कर जाती है। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी जिसमें पानी जहाँ फ्रीजिंग कंडीशन होगी, ऐसा जगह जहाँ पर तापमान मेरा क्या 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, तो जो कंक्रीटिंग के वॉइड्स या जो सीमेंट और जो एग्रीगेट के वॉइड्स के अंदर जो वाटर है वो फ्रीज़ होगा तो वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। अब जो वाटर एक्सपेंड करेगा तो वो तो कंक्रीट के अंदर है ना, तो वो जो कंक्रीट के चारों तरफ जो ये वॉइड्स है इसके चारों तरफ क्या है, इस तरीके से क्या लगाएगा, प्रेशर लगाने को। प्रेशर का मतलब कंक्रीट पे टेंशन आएगा, टेंशन की वजह से वो फिर एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी, पर इसके कंक्रीट की टेंशन स्ट्रेंथ होती नहीं है, उस वजह से क्रैक आ जाएंगे। तो इस वजह से ये भी कंडीशन कहते हैं ना वेरी सीवियर के अंदर आ जाती है, ऐसी जगह जहाँ पर फ्रीजिंग होती हो।
समझ में आया? तो एक एक टर्म है ना, कोड ने बिल्कुल एक स्पेसिफाइड टर्म डिनोट किया है, तुम्हें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो ऐसी तीनों कंडीशन जिसमें या तो एग्रेसिव सॉइल के अंदर हो, या फ्रीजिंग हो रहा हो, या सी वाटर स्प्रे के जगह मेरा कोई ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा, तो वो स्ट्रक्चर क्या है, वेरी सीवर कंडीशन के अंदर आएगा। और उस जगह मुझे जो मिनिमम ग्रेड प्रोवाइड करनी है कंक्रीट की, वो होगी M35, और जो उसका कवर होगा वो होगा 50 mm। M मतलब मिक्स 35, जो उसकी स्ट्रेंथ होती, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 मतलब किस फॉर्म होती, 35 होगी तुम्हारी यूनिट होगी न्यूटन पर mm² में। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया वेरी सीवर कंडीशन। अगर अब हम बात करते हैं किसकी, कि ये ठीक है, पर एक्सट्रीम के अंदर क्या आ जाता है? एक्सट्रीम के अंदर आता है तुम्हारा सरफेस ऑफ मेंबर इन टिडल जोन। सरफेस ऑफ मेंबर इन टिडल जोन का कहने का मतलब है जहाँ पे वेव्स आती हैं। टिडल क्यों आती हैं? मून जो जो हमारा चांद होता है, जो मून होता है, वो क्या करता है, उसका एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उसकी वजह से क्या होता है, एक जगह से वो पानी जिस जगह में के पास होता है, वो क्या कर लेता है, जैसे कि ये मान के चलो, ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरा पूरा समुद्र है, इसमें पूरे में पानी बनी है। इस साइड जब मेरी रोटेट होती है पृथ्वी, यहाँ मून है, तो मून क्या करता है, इसके अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसकी वजह से पानी का यहाँ पे लेवल क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। ये दूर है तो यहाँ पे पानी का लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, किसकी वजह से? मून के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, तो उसका मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है, और यहाँ पे पानी का लेवल कम हो गया है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएंगी, वेव्स फॉर्म हो जाएंगी। उस वेव्स को हम क्या कहते हैं, टिडल फॉर्म हो गए। तो ये जो टिडल जोन है, जहाँ पे टिडल जोन जो फॉर्म होता है, उसके कारण क्या, अगर मेरा उस जगह स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, जैसे कि यही है, यहाँ पे लोग, अरे ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा, यही है, यहाँ पे लो लेवल वाटर का कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे चांद है, इसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर इसी साइड में मेरा कोई कंस्ट्रक्ट हुआ है, आरसीसी का स्ट्रक्चर है, तो वेव फॉर्म होती होती इससे टकराएंगी। अब जो ये वेव होती होती टकराएंगी, तो इस पर तीन तरह के इफेक्ट पड़ेंगे। पहला, कि जो ये सी वाटर है, ये क्या कंटेंट करके रखता है, इसमें कंटेंट होता है तुम्हारा, एक तो सल्फेट कंटेंट होता है जो स्ट्रक्चर को हार्मफुल करेगा। दूसरा, टकराएगा फिर हट जाएगा, तो जो एयर में कार्बोनेशन वाली प्रोसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, वो भी हो जाएगी। तीसरा क्या होगा, जो वेव्स का खुद का प्रेशर होगा, वो भी आरसीसी स्ट्रक्चर पर पड़ेगा, अगर मेरा कोई ब्रिज के अंदर होगा। तो ये जो तीनों चार प्रोसेस होती हैं सारे की सारे, तो उसकी वजह से क्या है, मेरा स्ट्रक्चर क्या करेगा, अफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे तीनों काम कर रहे हैं एक साथ, तो इस वजह से मेरा जो स्ट्रक्चर आ रहा है जो आरसीसी, वो किसी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर, कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, वहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट का, या जो भी कह लो एक्सपोजर कंडीशन का। तो इस वजह से हमें उस टिडल जोन वाले मेंबर को किसके अंदर हमने कंसीडर किया है, उसको कंसीडर किया हमने एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन के अंदर। और क्या है, और क्या, इन कॉन्टैक्ट विद हार्मफुल केमिकल, कुछ ऐसे केमिकल्स या किसी के भी अंदर होते हैं, सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, एयर के अंदर, कि वो जो बहुत अच्छे तरीके से कंक्रीट को डिग्रेडेट कर सकें, तो वो सारे किसके अंदर आएंगे, एक्सट्रीम कंडीशन अंदर आएंगे, एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन के अंदर हैं। तो अगर जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन वाला स्ट्रक्चर होगा, जहाँ पे टिडल जोन फॉर्म होता होगा, जहाँ ब्रिज वगैरह बनाएंगे, वहाँ पे जो पियर्स होंगे, अगर उन पे वेव्स पड़ेगी, हर तरह का इफेक्ट पड़ेगा, तो हम क्या है, वहाँ पे जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्रोवाइड करेंगे वो M40 होगी। और जो उसके साथ साथ मेरा जो कवर होगा मिनिमम, वो कितना होगा, वो 75 mm का होगा। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सपोजर कंडीशन है, और उस हिसाब से कोड ने हमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट को क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया है, कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितनी होनी चाहिए और मिनिमम कवर कितना होना चाहिए एज पर एक्सपोजर कंडीशन। तो ये याद होने चाहिए तुम्हें, एग्जाम में भी आ जाता है, कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तुम डायरेक्ट वैल्यूज़ पूछ लेता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा पूरा। अब ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ कंक्रीट का एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से। अगला टॉपिक जो मैं बता रहा था, नॉमिनल कवर, जो कवर होता है, कंक्रीट कवर होता है जो प्रोवाइड करते हैं, वो होता क्या है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो करने को तो हमें एक टॉपिक इतना बड़ा होता है ना, उसे कितना भी डिटेल में चले जाओ, वो अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो पर हमें सिर्फ कंसाइज पढ़ना है जितना ज़रूरी है, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नॉमिनल कवर। नॉमिनल कवर बताने से पहले मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का।
अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, ये मेरी बीम है, इसमें कुछ टर्म मैं बताने जा रहा हूँ, तो मैं टर्म का क्या मतलब होता है, वो होते हैं क्या हैं, तो वो देख लेना। ये मेरी बीम है जनरली, सिर्फ हम अभी बीम की बात कर रहे हैं। कौन से वाला, ये मेरी क्या है, एक बीम है। ये जो एक्चुअल मैंने एक सेकेंड रुको। एक्चुअल में सब लोगों ने देखा होगा बीम कैसे पड़ती हैं। ये वाली जो मेरी है एक्चुअल में बीम है, इस तरीके से हमारी बीम क्या करती है, जनरली हम डालते हैं, या स्लैब की डाल रहे हैं तब डालें, या कोई बॉटम लेयर पे डालें, कहीं भी डालें, इस तरीके से डालती है। अगर उसे थोड़ा हम एक 3D डायग्राम बनाएं तो उसका 3D डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये मेरे जो इसको ऊपर कुछ रेनफोर्समेंट हैं, ये वाले जो निकले हुए हैं, ये वाले जो रेनफोर्स यहाँ पर रेड कलर में है, ये वाले, तो जो रेनफोर्समेंट इस तरीके से बाहर निकले हुए हैं, इसको हम क्या बोलता हूँ, मैं मेन रेनफोर्समेंट बोलता हूँ। मेन रेनफोर्समेंट बोलने का मतलब ये है कि यही जो कंक्रीट में कंप्रेशन या टेंशन आता है, मेनली इसको बियर करता है। मेनली हम रेनफोर्समेंट डालते किसे हैं, जो टेंशन बियर करें, तो ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट होता है। तो ऊपर मेन रेनफोर्समेंट है, नीचे मेन रेनफोर्समेंट है, जो रेड कलर में है वो मेन रेनफोर्समेंट है। उसको क्या है, हमने बांधा हुआ है। बांधा किससे हुआ है, बांधा हमने जिस चीज़ से बांधते हैं वो रेनफोर्समेंट है, ये सरिया है, पर उसकी जो मोटाई है वो थोड़ी कम है। जैसे यहाँ पे जंग लगी हुई है, ये जो जंग लग रही है ना, ये वाली बांधा हुआ है ना, इससे इस वाले ऊपर वाले रेनफोर्समेंट को नीचे वाले को, ये वाली जो चीज़ है, ये रेनफोर्समेंट ऊपर से नहीं, ये मेन रेनफोर्समेंट को ये क्या कर रहा है, दोनों तरफ से बांध रहा है, ऊपर वाले मेन रेनफोर्समेंट को, नीचे वाले मेन रेनफोर्समेंट को। तो जो ये चीज़ होती हैं जो इनको बांधती हैं, इनको क्या कहते हैं, स्ट्रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्स बोलते हैं। स्ट्रिप्स का अपना एक काम है, ये शियर को भी रजिस्ट करती हैं। तो जब हम डिज़ाइन करेंगे बीम की, तो वो स्ट्रिप्स क्यों प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ स्ट्रिप प्रोवाइड ही नहीं करते, जो इनकी दूरी है आपस में, इन दोनों के बीच की दूरी या इन दोनों के बीच की दूरी, जो हर स्ट्रिप के अपने बीच की दूरी होती है, वो भी कितनी होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है कि शियर जो स्ट्रेस है वो किस जगह ज़्यादा आ रहा है। जहाँ पे ज़्यादा शियर स्ट्रेस आ रहा होगा वहाँ पे हमें क्या है, ऑब्वियसली सी जो स्पेसिंग होगी, मतलब दोनों के बीच की जगह होगी स्ट्रिप्स की, वो कम करनी पड़ेगी। तो हमारी स्ट्रिप्स होती है, हमारा क्या होता है, मेन रेनफोर्समेंट होता है। इतना समझ में आया क्या चीज़ होती है। ऊपर नीचे मेन रेनफोर्समेंट है। ऊपर मेरा देखो मेनली मुझे, अगर मेरी सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्या बीम है, चलो लेक्चर लंबा हो जाएगा पर दैट्स ओके, हम पढ़ते ही हैं इसे अच्छे से। जिस एक बार रफ कर लेता हूँ। क्या जो मेरी बीम है ये वाली, इसमें जो ऊपर नीचे मेन रेनफोर्समेंट होता है। अगर मेरी कोई बीम सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड कहने का मतलब ये है कि कोई बीम, अगर इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लूँ, अरे साइज छोटा हो गया, अगर ये मेरी बीम है, ये रही, एक बार अच्छे से ड्रॉ करते हैं। अगर मेरी कोई बीम है और ये बीम कैसी है, सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड होने की वजह से इस पे ऊपर क्या आएगा, लोड आएगा। लोड की वजह से बीम क्या करने की कोशिश करेगी, इस तरीके से बेंड करने की कोशिश करेगी। इसकी टेंडेंसी होगी बेंड होने की। नीचे ये क्या कर रही है, एक्सपेंड हो रही है, मतलब फैल रही है। ऊपर क्या कर रही है, सिकुड़ रही है। तो नीचे फैलने का मतलब टेंशन है, ऊपर कंप्रेस होने का, सिकुड़ने का मतलब क्या है, कंप्रेशन आ रहा है। नीचे मुझे क्या है, कंक्रीट टेंशन ले नहीं सकती, इस वजह से मुझे नीचे क्या करना, प्रोवाइड करना पड़ता है, स्टील प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है।
अब जो नीचे मैंने स्टील प्रोवाइड कर दिया, कभी कभी क्या होती है कि मेरे जो बीम की डेप्थ रेस्ट्रिक्टेड होती है कि मैं इससे ज़्यादा मोटाई और चौड़ाई की मैं क्या नहीं प्रोवाइड कर सकता, बीम नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो उस जगह मुझे क्या डबली रेनफोर्समेंट यूज़ करना पड़ता है। डबली रेनफोर्स मतलब जहाँ पे टेंशन में भी रेनफोर्समेंट होता है और कंप्रेशन भी, जैसे कि ये बीम है, या नीचे भी रेनफोर्समेंट है और ऊपर भी नीचे भी रेनफोर्समेंट है और ऊपर भी रेनफोर्समेंट है। ऊपर वाले रेनफोर्समेंट का काम क्या है, कंप्रेशन लेना नीचे, क्योंकि यहाँ पे जब बेंड होगी तो ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है ना, कंप्रेस हो रही है, और यहाँ पे जो नीचे में क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है। तो ऐसी बीम जहाँ पे नीचे टेंशन आ रहा है ऊपर कंप्रेशन होता है, जनरली हमारा काम स्टील का यही होता है कि हमें टेंशन को रजिस्ट करना है, पर स्टील तो हमारी टेंशन भी ले सकती है और कंप्रेशन भी ले सकती है। तो इस वजह से जहाँ पे मेरा जो डेप्थ होती है या ब्रेथ होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है कि इतनी साइज से बीम हमारे जो साइज होना चाहिए वो ज़्यादा नहीं रखना है, और लोड ज़्यादा रहा तो उस जगह हम डबली रेनफोर्स बीम प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो ऊपर वाला रेनफोर्समेंट है वो जनरली क्या लेता है, वो कंप्रेशन लेता है, नीचे वाला लेता है टेंशन लेता है। तो ये हमारी बीम की डिटेलिंग है कि ऊपर मेन रेनफोर्समेंट क्यों डाला, नीचे के मेन रेनफोर्समेंट क्यों डाला। तो ये सारी जब हम बीम डिज़ाइन करेंगे एक एक स्टेप के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, हर चीज़ की एक स्पेसिंग है, क्या है, क्यों है, वो सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना बहुत है, अब आगे पढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी कवर के लिए चल रहा है हमारा मेन टॉपिक, इसे रफ कर लेते हैं बस। अब जैसे अगर बीम का मैं क्रॉस सेक्शन व्यू लूँ, क्रॉस सेक्शन बीम व्यू लेने का मतलब ये है कि ये रही बीम, यहाँ से जब मैं यहाँ पे खड़ा होके, एक मिनट रुको तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे खड़ा होके इस जगह पे, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैं ऐसे सामने से देख रहा हूँ, यहाँ से खड़ा होके इस तरीके से मैं क्या सामने से देख रहा हूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके से का दिखेगा जैसे ये बीम मेरा देखा हुआ है। तो मुझे सामने से जब मैं देखूंगा तो मुझे जो ये पोर्शन दिखेगा बीम का वो मेरा कुछ इस कदर दिखेगा इस तरीके से। तो वो उसका फ्रंट व्यू है बीम का जब मैं उसे सामने से देखूंगा। तो उसमें मुझे क्या क्या दिख रहा है, उसमें मुझे जो सबसे पहले दिख रहा है मेन रेनफोर्समेंट। क्या है, मेन रेनफोर्समेंट। मेन रेनफोर्समेंट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मेन रेनफोर्समेंट क्या है, ये मार्कर आज सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो जो रॉड्स निकली हैं, जो बार्स निकली हैं, जो सरिया निकली है, ये मेरा क्या है, मेन रेनफोर्समेंट है। कौन सा वाला, जो यहाँ पे ये जो कलर है ग्रे कलर की, ये वाली जो जा रही हैं, ये जो सीधे सीधे जा रही हैं, ये क्या है, ये मेन रेनफोर्समेंट है। कौन सी वाली, ये जो ऊपर वाली है जो बाहर निकली हुई हैं। ये जो ये वाली है जो इसको बांध रही है, ये वाली पूरी की पूरी इन जो मेन रेनफोर्समेंट को क्या कर रही है, बांध रही है, ये मेरी क्या है, स्ट्रप्स हैं। क्या है, स्ट्रप्स हैं। ये वाली जो पूरे को क्या कर रही है, बांध रही है, ये मेरी क्या है, स्ट्रप्स हैं। स्ट्रप्स कौन सी हुई, जो ये जंग लगी वाली है जो है ना तुम्हारी रेनफोर्स, ये जंग लग रही है, इसको क्या मेन रेनफोर्समेंट को क्या कर रही है, बांध रही है। ठीक है। उसके अलावा ये पीछे क्या है, ये पूरी कंक्रीटिंग हुई पड़ी है, ये मेरी क्या हो रही है, कंक्रीटिंग हो रही पड़ी है, ये मेरी पूरी की पूरी कंक्रीटिंग है। ठीक है। अब इसमें मेरे को एक जो टर्म बताना था वो क्या था मेरा, कवर। कवर क्या होता है मेनली, तो कवर के लिए अगर हम बात करते हैं तो कवर के बारे में बताते हैं। तो जो रेनफोर्समेंट होता है जो जहाँ सरिया होती है, और सरिया का आउटर मोस्ट पार्ट से लेके, जो सरिया का जो बाहर वाला पार्ट से लेके, जो मेरा कंक्रीट का जो आउटर पार्ट होता है, उसके बीच की डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूँ, उसकी बीच की डिस्टेंस को मैं कहता हूँ क्लियर कवर या नॉमिनल कवर। उसके क्या बोलता हूँ मैं, क्लियर कवर बोलता हूँ या नॉमिनल कवर बोलता हूँ। कहने का मतलब ये है, मैं तुम्हें डायग्राम में दिखा देता हूँ कि ये रहा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मेरा यहाँ पे ये, अरे
रफ नहीं, आज काम मारकर अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक लिखा है टर्म AST। AST क्या है? जो ये 3 सरिया होती हैं, तो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ऊपर लिखा हो ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। जो बॉटम वाली लेयर है, जो मेरी क्या है, बॉटम वाली लेयर है, और जो मेरी स्ट्रिप्स हैं, और जो मेरी क्या है, स्ट्रिप्स हैं, उनके जो अब क्लियर हो, जो मेरी ये बॉटम वाली जो कंक्रीट की लेयर है, ये बॉटम वाली कंक्रीट की लेयर है, और ये स्ट्रिप्स है ये वाली, जो क्या है, मेरी मेन इन्फोर्समेंट को क्या कर रही है, बांधे रख रही है। जो मेन स्ट्रिप्स को क्या कर रही है, बांध के रख रही है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये मेरी क्या कहलाती है, क्लियर कवर कहलाती है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो क्लियर कवर के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो क्लियर कवर होता क्या है? जो कंक्रीट का जो रेनफोर्समेंट का आउटर पार्ट होता है और जो कंक्रीट का आउटर पार्ट होता है, दोनों के बीच की क्या होती है, डिस्टेंस होती है। उससे ही हम इफेक्टिव कवर निकालते हैं, उसी से हम कौन सा निकालते हैं, इफेक्टिव डेप्थ निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, वो हमारा डिस्कशन का पार्ट है, वो किस तरीके से वर्क करता है, क्या पूरी चीज़ें होती हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो नॉमिनल कवर के ऊपर होगा, कि नॉमिनल कवर क्या है, इफेक्टिव कवर क्या है, तो उसके बारे में पूरा डिस्कशन होगा। उसके साथ साथ मैं एक लेक्चर में तुम्हें एक थोड़ा ओवरव्यू दिखाने वाला हूँ। ओवरव्यू कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी अगर हमारा मकान कंस्ट्रक्शन होने वाला है या कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होने वाला है, तो उसका 3D वीडियो दिखाने जाऊंगा। तो उस वीडियो में मैं बताऊंगा पर्टिकुलर कि फाउंडेशन ये है, इसमें ये जो रेनफोर्समेंट है किस लिए डाली है, ये अगर सरिया बेंट हुई है तो किस वजह से बेंट हुई है। तो वो जो उसका 3D मॉडल है, 3 से 4 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर तो मैं पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ है को, तो उसको उस टाइम डिस्कस करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो अगली क्लास में मिलते हैं। गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।